नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम 12 से 18 जुलाई 2021 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 होगा, जिसमें मिलाकर हम इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की, हमारे पहले टॉपिक के साथ। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दिवंगत मां बलजीत कौर की लिखी किताब द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी की पहली प्रति प्रदान की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई यह पुस्तक केटीएस तुलसी ने प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर दी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के मौजूदा सांसद केटीएस से तुलसी ने गुरबानी शब्द गायन का ऑडियो भी साझा किया। तो वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी दिवंगत माताजी बलजीत कौर की लिखी किताब द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी की पहली प्रति प्रदान की, और इसके प्रकाशन जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, इसके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और सांसद केटीएस तुलसी द्वारा गुरबानी शब्द गायन का ऑडियो भी इसमें साथ में यहाँ पर साझा किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी। ये है समीर बनर्जी को नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब मिला है। उन्होंने ऑल इंडिया इंग्लैंड में ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए जूनियर पुरुष फाइनल में अमेरिका के विक्टर लिलो को 7-5, 6-3 से हराया। 2014 के बाद पहली बार और 1977 के बाद से केवल दूसरी बार बॉयज़ के एकल आयोजन में एक अखिल अमेरिकी निष्कर्ष पर पहुंचने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। और इन्होंने 17 वर्षीय चैंपियनशिप के लिए गैर वरीयता प्राप्त दोनों खिलाड़ी थे। विक्टर लिलो भी गैर वरीयता प्राप्त थे और समीर बनर्जी भी गैर वरीयता प्राप्त थे। तो इन्होंने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब 7-5, 6-3 से विक्टर लिलो को हराकर जीता है समीर बनर्जी ने। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी समीर बनर्जी ने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर। हरियाणा की राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेंगे। पहले यह गेम 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने थे, लेकिन कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर के कारण इस बात को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अंडर 18 वर्ग में होना है, इसलिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रतियोगिता में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें से 5,072 एथलीट हैं, 2,400 महिलाएं हैं और 2,672 पुरुष इसमें शामिल होंगे। तो पहले जो प्रतियोगिता खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाली थी, उसे अब स्थगित करके फरवरी 2022 के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस वर्ष हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022 में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की ओर। तो वो आता है यूरोपीय चैंपियनशिप फाइनल में इंग्लैंड और इटली का आमना सामना हुआ। पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर इटली ने यह खिताब दूसरी बार जीत लिया है। और दुनिया में सबसे डेकोरेटेड टीमों में से एक इटली ने कुछ वर्षों के लिए ट्रॉफी पाने के इंतजार को इस खिताबी जीत के साथ ही समाप्त कर दिया है। ठीक है, और 1996 के बाद से फाइनल में भी नहीं पहुंचने वाली जो टीम थी वो थी इंग्लैंड की टीम। इस बार 1996 के बाद वह फाइनल में पहुंची। और हाल के वर्षों में इटली ने 2000 और 2012 में 2 बार फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। और इटली के गोलकीपर जियान लुइगी डोनारुमा को प्लेयर ऑफ यूएफए यूरो 2020 चुना गया है। तो इटली ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप की प्रतियोगिता जीत ली।
ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं कि जीत की खुशी का सेलिब्रेशन कितना ज़बरदस्त होता है। भले आप एजुकेशन में आपकी जीत हो, आपकी जॉब लगे, या फिर आपकी बिजनेस में जीत हो, या फिर आपकी किसी भी चीज़ में जीत हो, तो उसका सेलिब्रेशन एक अलग ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि आप पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त होने के बाद यूरो 2020 गोल्डन बूट खिताब इन्होंने जीता। सिर्फ चार गेम खेलने सिर्फ चार गेम खेलने सिर्फ 4 गेम खेलने के बावजूद रोनाल्डो ने सर्वश्रेष्ठ सम्मान यह प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने 5 गोल किए। 4 गेम खेले रोनाल्डो ने इस प्रतियोगिता में और 5 गोल किए। चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किन ने भी 5 गोल के साथ टूर्नामेंट का अंत किया, लेकिन सहायता के टाई ब्रेकर के माध्यम से रोनाल्डो यह पुरस्कार जीतने में सफल हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रतियोगिता में जिसका डिस्कशन हमने अभी किया, जिसको इटली ने जीता है, उसमें रोनाल्डो को शीर्ष स्कोरर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है हिमालयी याक। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम खोमेंग जिले में दिरांग में स्थित याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले याक का बीमा कराने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NICL के साथ एक करार किया है। बीमा पॉलिसी याक मालिकों को मौसम की आपदाओं, बीमारियों, पारगमन दुर्घटनाओं, सर्जिकल ऑपरेशनों और हड़तालों या दंगों से उत्पन्न जोखिमों से बचाएगी। ये बीमा पॉलिसी, और याक के मालिकों को अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए अपने याक के कान का निशान लगाना होगा और उचित विवरण भी देना होगा। तो हिमाचल प्रदेश ने के हिमालयी याक में अरुणाचल प्रदेश के कोमेंग जिले के दिरांग में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में यह बीमा पॉलिसी शुरू की गई है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा। ठीक है, और अब हम याक के बारे में थोड़ा और जाने, तो याक जो है, हिमालयी याक का एक लंबे बालों वाला एक पालतू पशु होता है यह, जो भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार, म्यांमार और उत्तर में मंगोलिया और साइबेरिया तक यह पाया जाता है। वे बहुत ठंडे तापमान के आदी होते हैं। वे लगभग -40 डिग्री तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जब तापमान 13 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो इन्हें मुश्किल होती है। यानी कि माइनस लेवल में तो ये भले ही तापमान -40 होगा तो ये इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्लस में यदि तापमान जाता है तो 30 डिग्री के बाद से इन्हें दिक्कत होने लगती है। यानी कि ज़्यादा ठंड में इनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा गर्मी में इन्हें दिक्कत है। और भारत में याक की कुल आबादी की यदि हम बात करें तो 58,000 है, और याक की सबसे ज़्यादा आबादी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, फिर सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का स्थान आबादी के हिसाब से क्रमशः आता है। तो हिमालयी याक के लिए एक बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है एक नई पुस्तक जिसका टाइटल है द आर्ट ऑफ कंसिडरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, हाउ इंफॉर्मेशन वेरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड, जिसके लेखक हैं शिवम शंकर सिंह, आनंद वेंकट नारायण। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की गई है। मानव इतिहास से संबंधित यह पुस्तकें और सामाजिक नियंत्रण, विभिन्न पदानुक्रमों जैसे सैन्य, उपनिवेशवाद, मेगा निगमों और अब सूचना द्वारा निर्धारित किया गया है। यह पुस्तक व्यापक रूप से इस बारे में बात करती है कि कैसे सूचना युद्ध आपके जीवन और दुनिया को आकार दे रहा है। समानांतर रूप से यह विचारों में हेरफेर करने में राजनीतिक दलों, साइबर अपराधियों, धर्मगुरुओं
राष्ट्रीय राज्यों के संचालकों से संबंधित बुकें। द आर्ट ऑफ कंजर्विंग अल्टरनेट रिलेटिव्स हाउ इंफॉर्मेशन वेरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड, इस नाम की यह बुक है। ये बुक जो आपको यहाँ पर वाइट कलर में ब्लैक कलर में दिखाई दे रही होगी, रेड प्लस ब्लैक नाम के साथ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है पत्रकार और नाटककार ओमेचेरी एन पिल्लई को 2021 के बहरीन केरलीन समाजम के साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। पत्रकार और नाटककार ओमेचेरी एन पिल्लई को। पीकेएस अध्यक्ष पीवी राधाकृष्ण पिल्लई, महासचिव वर्गीस कराकल और साहित्यिक विंग सचिव फिरोज शाह तिरुवता ने इस पुरस्कार की घोषणा की है, ठीक है। जूरी की अध्यक्षता उपन्यासकार मुकुंद ने की और साहित्यिक समीक्षक डॉक्टर एस रवि कुमार, लेखक और केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वीपी जॉय और राधाकृष्ण पिल्लई जूरी के हिस्सा थे। इसकी अध्यक्षता मुकुंद ने की। पुरस्कार के रूप में जो राशि मिली वो 50,000 रुपये राशि और एक प्रशस्ति पत्र उन्हें मिलेगा। पुरस्कार समारोह बाद में दिल्ली में होगा। मलयालम भाषा और साहित्य में समग्र रूप से उनका बहुत योगदान रहा है। के एन पिल्लई का, ओमेचेरी एन पिल्लई का, जिसके कारण यह पुरस्कार उन्हें मिला है, ठीक है। तो बहरीन केरलीय समाजम साहित्य के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो पत्रकार और नाटककार ओमेचेरी एन पिल्लई को मिला है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखित द स्ट्रगल विद ए मैन्योर ऑफ इमरजेंसी नामक पुस्तक। वह एक अर्थशास्त्री हैं अशोक चक्रवर्ती, जो 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्रों के देशों को नीतिगत सलाह देते हैं। अशोक चक्रवर्ती और हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार भी हैं अशोक चक्रवर्ती। इसके अलावा पुस्तक हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक भारत के सबसे काले घंटों में से एक के बारे में बताती है। आपातकाल 1975 से 77 स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों में से एक था। उस अवधि में 1.5 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। कम से कम 11 मिलियन लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी और अनगिनत पुलिस फायरिंग्स में मारे गए या अन्यथा समाप्त की गई। तो इसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है अशोक चक्रवर्ती की द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, इस नाम से, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और इस पुस्तक के प्रकाशन की यदि बात करें तो वो हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा यह प्रकाशित की गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा, जो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे, का दुखद निधन हो गया है। उन्होंने 37 टेस्ट, 42 वनडे और 37 टेस्ट और 42 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया है यशपाल शर्मा जी ने। और यह एक मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे जो 1970 से 80 के दशक के दौरान भारत के लिए खेलते थे। पंजाब में जन्मे और रणजी में पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित 3 टीमों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इनका दुखद निधन हो गया है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप आवंटित की है। यह सिर्फ दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियर टूर्नामेंटों की मेज़बानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित होते हैं। और भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। तो 2026 के लिए भारत को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी आवंटित की है। और 2009 से भारत ने वार्षिक BWF
500 इवेंट योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के अलावा 2014 में थॉमस और उबर कप फाइनल, एशियाई चैंपियनशिप सहित विभिन्न प्रमुख बैडमिंटन टूर्नामेंटों की मेजबानी की है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन, और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया में है, और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। 2026 के लिए भारत को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली। ठीक है, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने दीपक काबरा, और जो उनके लिए एक जीवन का लक्ष्य था, जो ये जानते थे कि वह अपने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के कारण सक्रिय जिम्नास्टिक के रूप में वहाँ जरूर पहुँचेंगे। 23 जुलाई को शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में एक प्रमुख पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्टिक की भूमिका में नजर आएंगे। तो दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में एक तिब्लिसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केटेवा के अवशेष भी उनको सौंपे। सेंट क्वीन केतेवन 17वीं शताब्दी की जॉर्जियाई रानी थी, जिन्होंने शहादत प्राप्त की। मध्यकालीन पुर्तगाली अभिलेखों के आधार पर उनके अवशेष 2005 में भारत में पाए गए थे, ओल्ड गोवा में पाए गए थे और सेंट ऑगस्टिन कॉन्वेंट में पाए गए थे। जॉर्जिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इराकली गेरीबाशविली, और यहाँ की राजधानी है तिब्लिसी। मुद्रा है यहाँ की जॉर्जियाई लॉरे। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में तिब्लिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्हें 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केटेवा के अवशेष भी सौंपे, जिनके अवशेष भारत में ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टिन कॉन्वेंट में पाए गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। और विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान 1455 डॉल्फिन देखी गई। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाती हैं। गंगा में डॉल्फिन की उपलब्धि एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, और क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 से 8 फीट गहरे पानी में रहती है। गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्त प्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है, और यह दुनिया को 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। और अन्य 3 प्रजातियां यांगत्सी नदी, जो कि पाकिस्तान में यांगत्सी नदी में पाई जाती हैं, और एक पाकिस्तान में सिंधु नदी में, और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती हैं। तो भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के गंगा तट पर बनेगा। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 अगस्त को GSLV F10 रॉकेट पर जियो इमेजिंग उपग्रह यानी कि GIS GSAT-1 की योजना परिक्रमा के साथ श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट में अपनी तरह से लॉन्च गतिविधि में वापस आ रहा है। GSAT फर्स्ट को GSLV F10 द्वारा भूतुल्यकारी स्थानांतरण कक्ष में रखा जाएगा,
और बाद में इसे अपने ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके पृथ्वी की भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की अंतिम भूस्थिति कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 12 अगस्त को GSLV F-10 रॉकेट पर GIS-1 रॉकेट की योजनाबद्ध परिक्रमा से इसे लॉन्च करेगा। इसरो के बारे में यदि हम जानें तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के. इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है द ग्रेट बिग लॉयन नामक पुस्तक बाल कौतुक क्रिसिस नाइट द्वारा चित्रित और लिखी गई है। यह किताब एक शेर और दो बच्चों की कहानी है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्यजीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पफिन छाप द्वारा प्रकाशित की गई है। और नाइट जो वर्तमान में कनाडा में रहती है ने 1 साल की उम्र में पढ़ना सीखा। उसने 3 साल की उम्र में अपनी नोटबुक में द ग्रेट बिग लायन की कहानी लिखना शुरू कर दिया था। फिर उसने अपने परिवार के साथ साझा की और पुस्तक को प्रकाशित करने की प्रेरणा से चित्रण के लिए एक दृढ़ संकल्प लिया। तो बाल कौतुक क्रिसिस नाइट की पुस्तक द ग्रेट बिग लायन प्रकाशित की गई है पफिन छाप प्रकाशन द्वारा। ठीक है, अब हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक आता है वो आता है संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे विश्व स्तर पर मनाता है। यह दिन युवा लोगों, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के रूप में हम मनाते हैं। साथ ही युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व का जश्न मनाने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। युवा कौशल दिवस 2020 का जो इस बार का विषय है वो है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को अच्छे रोजगार से लैस करने के लिए रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो 15 जुलाई को 2014 से प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारे 12 से 18 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।